तो हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स पे थे, राइट? और मैंने बताया था कि इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो न्यूटन मीटर होगी। उसकी जो वैल्यू होगी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, और या फिर वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्यों? इतने पॉइंट्स मैंने बताए थे। और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में कंफ्यूजन हो रहा था, वो देख लो क्या है। जैसे तुम्हें एक बात बताओ ना, फोर्स ये है मान लो, इसी को एक्सटेंड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं तक भी ले जा सकते हो। और इस पॉइंट के अबाउट मेरे को मूवमेंट निकालना था। तो पहले ये बताओ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो समझ में आ गई होगी ना? एनडी बता बेटा जो है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बता जो है। ये हो गया। अब एक काम करो ना, तुम सीधे सीधे कर लो, इसको सेंटर मान के एक सर्किल ड्रॉ कर लो, तब थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाएगा। हाँ, इसको थोड़ा ऐसे सर्किल मान लो, ऐसे कर लो। तो अब ये बताओ, ये ऐसे नहीं घुमा रहा है, इसको देखो। ये बताओ, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, बताओ। तो ये क्लॉकवाइज हो गया, बस हो गया। एनडी समझ में आया बेटा, ये बता जो है। कल किसी को क्लॉकवाइज में कंफ्यूजन हो रहा था ना मेरे ख्याल से। तुमने जैसे इसको सेंटर मान लिया, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करते मान लो, तो ये तुम्हें दिख ही रहा होगा, ऐसे घूम रहा है, बस हो गया। क्लॉकवाइज हो गया, क्या लग रहा है? एक और देखो, मान लो ये पॉइंट ओ है, फोर्स ये है, इसको एक्सटेंड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहली बात तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गई, क्यों? हाँ, ये तो हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता ओ को सेंटर मानते हुए, तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा ये ऐसे घूम रहा है बेटा? इसका मतलब अब के एंटी क्लॉकवाइज हो गया, बस हो गया। ये क्या, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में किसी को कोई कंफ्यूजन? बताओ, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा, ये बताओ जो है। नहीं है ना? अब एक छोटा सा पॉइंट, अगर फोर्स ओ पॉइंट से पास हो रहा हो नेचुरल वे में या एक्सटेंड करने में, अब मेरे ख्याल से वो भी तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा एक्सटेंड करने में। क्यों? इफ, हाँ, फोर्स पासेस थ्रू ओ, देन आर परपेंडिकुलर जीरो होगा। नहीं होता, आर परपेंडिकुलर जीरो होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मोमेंट होगा वो जीरो होगा। एनडी समझ में आया कि नहीं आया, ये बता बेटा जो है। कि अगर मान ले फोर्स ओ पॉइंट से पास होता हो, क्यों? अगर फोर्स ओ पॉइंट से पास होता हो नॉर्मल केस में या फिर एक्सटेंड करने में, तो ऑब्वियस सी बात है आर परपेंडिकुलर जीरो होगा। इसका मतलब मोमेंट जीरो होगा, बस हो गया। अब हम दोबारा से उसमें आ जाते हैं, नॉन कंकरेंट को प्लेनर फोर्सेस का इक्विलिब्रियम। नॉन कंकरेंट को प्लेनर फोर्सेस। सबसे पहली बात,
अब यहां पे ना तुम्हें 3 अननोन्स मिलेंगे, ध्यान रखना। पिछली बार तुम्हें याद होगा 2 अननोन्स थे, क्यों नहीं है? पिछली बार 2 अननोन्स थे, तो यहाँ पे आपके पास 3 अननोन्स होंगे। दूसरी बात, इसका मतलब 3 इक्वेशंस होनी चाहिए। तो इसमें से 2 इक्वेशंस तो सेम है, और वो कौन कौन सी हैं सुनो। एक तो समेशन एफ एक्स, ये 0 होना चाहिए। और एक समेशन एफ वाई, वो 0 होना चाहिए। ये तुम्हें याद होगा, वहां पे भी 2 आती थी, क्यों नहीं? वहां भी 2 आती थी इनमें से। लेकिन ये बताओ कि एक्स और वाई क्या है बेटा जो है? कोई सी भी 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, क्यों नहीं है? हाँ, कोई सी भी 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस है ना। एक्स और वाई का मतलब क्या है? कौन कौन सी है बेटा जो है? एनी 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस लेकिन उस प्लेन में जिस प्लेन की हम बात कर रहे हैं, क्यों नहीं है? यहाँ पे हमने ये वाला कहा था ना बेटा, को प्लेनर फोर्सेस की बात की थी। इन दैट प्लेन, क्यों? और मैंने तुमसे कहा था कि मैक्सिमम जो एक्स और वाई हम लेते हैं, हॉरिजेंटल वर्टिकल ले लेते हैं, या फिर अगर वो इंक्लाइंड प्लेन हो तो फिर अलोंग द प्लेन और वर्टिकल टू प्लेन, मतलब परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये ले लेते हैं। ज्यादातर केसेस में ये हो जाता है, क्यों? 99% केसेस में ये हो जाएगा। बताओ क्लियर है कि नहीं? ये 2 इक्वेशंस तो वही है ना जो पहले थी, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई 0, और एक्स और वाई उस प्लेन में कोई भी 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हैं, और ज्यादातर केसेस में ये 2 परपेंडिकुलर होंगी। एक इक्वेशन और होती है, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट। हाँ, इसको भी 0 होना चाहिए। ये कह लो आप। अच्छा, किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट मोमेंटम 0 हो, इसका मतलब यह है कि टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट, इसका मतलब क्या हुआ देखो, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट, हाँ, टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू क्या होना चाहिए बताओ? टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। समझ में आ गई बात? अच्छा, यहीं पे एक छोटा सा कैच पॉइंट और है, वो देखो क्या है। कैच पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो एनी पॉइंट है ना, इसका मतलब इस वाले पॉइंट में चॉइस आपकी है ना। बताओ क्लियर है कि नहीं? बताओ जो है, इस वाले उसमें चॉइस आपकी है कि नहीं है? बताओ जो है, कोई सा भी पॉइंट ले सकते हो आप जो है। तो ऑब्वियस ही बात है, तुम एक ऐसा पॉइंट लेना चाहोगे जिसके अबाउट कैलकुलेशंस मिनिमम हो, क्यों?
ये बताओ मिनिमम कैलकुलेशंस आप चाहोगे कि नहीं चाहोगे, बताओ जो है। तो तुम ऐसा पॉइंट सेलेक्ट करो अगर पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो ऐसा पॉइंट सेलेक्ट करो जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस पास हो रहे हैं, बस हो गया। सेलेक्ट ए पॉइंट, select a point from where maximum number of forces pass। अभी कर रहा हूं, चिंता मत कर। अच्छा ये बता एंडी, वो एक अलग बात है कि बात को तेरे को याद रहता है कि नहीं रहता, वो एक अलग चीज है। बिल्कुल ईमानदारी से बताना जो है, ठीक है। जो मैं यहाँ पे जब एक्सप्लेन कर देता हूँ, याद नहीं रखना वो मेरी गलती नहीं है। तुम उसको रिटेन नहीं कर पाते हो या कर पाते हो नहीं कर पाते हो, वो मेरी गलती नहीं है जो है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई चीज एक्सप्लेन करता हूँ तो लास्ट तक तेरे को एक्सप्लेन हो जाती है कि नहीं हो जाती, बता। लास्ट तक, पहले नहीं कह रहा हूँ मैं, पहले के मोमेंट पे हो सकता है टाइम लगे। बता, बिल्कुल ईमानदारी से बता। तो बस पेशेंस रख, कभी करूंगा मैं इसको पूरा बताऊंगा जो है, ठीक है। तो एक ऐसा पॉइंट सिलेक्ट करना जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस पास हो, सो दैट कि उनकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो ना, देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो जीरो हो जाए। इसका मतलब उनका मोमेंट जीरो हो जाए। तो फिर कैलकुलेशन बच जाएंगी। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, सुन लो। तीसरी जो इक्वेशन है वो ये है कि किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट मोमेंट जीरो होना चाहिए। इसका मतलब उस पॉइंट के अबाउट जितना क्लॉकवाइज मोमेंट आना चाहिए उतना ही एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आना चाहिए, ठीक है ना। जितना क्लॉकवाइज मोमेंट आना चाहिए उतना ही क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आना चाहिए। उसके बाद मैंने तुमसे कहा कि तुम कोई सा भी पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हो, तो ये चॉइस तुम्हारी है। तो एक बात बताओ, तुम एक ऐसा पॉइंट सेलेक्ट नहीं करना चाहोगे जिसके अबाउट मिनिमम कैलकुलेशन हो। एंडी बता, ये बता कि तुम एक ऐसा पॉइंट सेलेक्ट करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे जहां पे मिनिमम कैलकुलेशन हो। तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम एक ऐसा पॉइंट सेलेक्ट कर लो अगर पॉसिबल है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस पास हो रहे हो। क्यों? अगर मैक्सिमम फोर्सेस वहां से पास हो रहे होंगे तो फिर उन फोर्सेस की उस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो जीरो होगी। इसका मतलब उनका मोमेंट जीरो आ जाएगा। तो बस हो गया, कम से कम हो गया ना, फिर एक तरीके से फोर्सेस तुम्हारे पास बहुत कम से कम रह जाएंगे। बता क्लियर हुआ या नहीं हुआ एंडी? बता बेटा जो है, बिल्कुल सही बताना जो है। वैसे तो जब एग्जाम्पल करूंगा तब और थोड़ा क्लियर होगा, जब एग्जाम्पल करवाऊंगा तब और क्लियर होगा। देखो एग्जाम्पल, गोपी वैसे अभी जो है क्या हुआ ना, मैं थोड़ा सा पहले आ गया था। मेरे को लगा कि 9 o'clock से पहले क्लास स्टार्ट, मतलब लेट रख दी थी, लेकिन अब प्रॉमिस कर दिया था तो मैं लैपटॉप थोड़ा पहले खोल लिया था मैंने, है ना। तो उसमें एक ऐसे ही ना कोरा देख रहा था मैं। कोरा में लिखता भी हूँ कई बार। कोरा में कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाते हैं ना, जब आप लिखते हो तो फिर आ भी जाते हैं जो है। तो मेरी टीचिंग के बारे में थे, हाँ ध्यान से देखना। हाँ, तो अब टीचिंग के बारे में थे, हाँ ध्यान से देखना। कुछ बच्चों के क्या, कुछ एक आध बच्चों के क्या थे। एक बच्चे का ये था, वो तुम्हारे लिए भी एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सर जो है ना बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। तो कई बार जो क्यूरियस बच्चे होते हैं दे मे गेट फ्रस्ट्रेटेड।
तो ये बताइए सही बात है या गलत बात है जो है? कोई अगर टीचर तुम्हें केवल सिलेबस के हिसाब से पढ़ा रहा है, मैं तुम्हें फिजिक्स थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, मैं तो ये कई बार कहता हूँ कि मैं तुम्हें फिजिक्स थोड़ी पढ़ा रहा हूँ गोपी, मैं तुम्हें फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये ध्यान रखना। ये तुम कभी भी मत कहना कि मैं तुम्हें फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। आई एम नॉट टीचिंग यू फिजिक्स। भाई तुम्हें अगर फिजिक्स सीखनी है या फिजिक्स पढ़नी है तो तुम फिर एमएससी करोगे, पीएचडी करोगे। हाँ समझ गए ना, बीएससी करोगे, एमएससी करोगे, पीएचडी करोगे, उसमें कुछ रिसर्च करोगे, वहां तुम फिजिक्स सीखोगे जो है। मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू कंपटीशन फिजिक्स बेटा जो है। जहां पे 10 लाख या 18 लाख एस्पेरेंट हैं, उसमें से कुछ बच्चों को ऊपर आना है कुछ प्रॉब्लम्स के थ्रू, बस हो गया। समझ गए ना, एक तरीके से देखा जाए तो कुछ बच्चों को ऊपर आना है प्रॉब्लम्स के थ्रू, तो मैं तुम्हें वो पढ़ा रहा हूँ जो है। नहीं है तो खैर मैं रिप्लाई बनाऊंगा इसका कोरा में, बहुत बढ़िया, तो देखना जो है। तो ये पॉइंट तो मेरे हिसाब से रूल्ड आउट हो जाता ना, कि उनका ये था कि सिलेबस के हिसाब से पढ़ाते हैं, सिलेबस से बिल्कुल इधर उधर नहीं होते जो है। ठीक, एक पॉइंट का एक दूसरे उसका क्या था, ये एक्चुअली तुम्हारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए वो कर रहा हूँ। एक ने या दूसरे ने, उसी ने कुछ लिखा था कि सर तो बस अपनी बुक पढ़ाते हैं, है ना, और उसका एक तरीके से वीडियो वर्जन हो जाता है। भाई मैं बुक इसीलिए तो लिख रहा हूँ कि उसमें सब कुछ है। क्यों गोपी, एक बात बता, कि मैं जो है जब अपनी ही किताब से सेटिस्फाई नहीं होऊंगा, मतलब मैं किताब इसीलिए तो लिख रहा हूँ ना कि उसमें सब कुछ है जो है। तू एक बात बता, मैं किताब इसीलिए तो लिख रहा हूँ कि वही किताब सफिशियंट है जो है। नहीं है तो मैं अपनी ही तो किताब पढ़ाऊंगा। ऐसा कैसे हो जाएगा कि मैं किताब तो अपनी लिखूं और पढ़ाऊं रेशनिक एवरीडे? ये बता जो है, ऐसा करूंगा मैं, ये बता जो है, कि मैं पता लगा लिखूं तो किताब अपनी और पढ़ाऊं दूसरे की किताब जो है। भाई मैं किताब लिखी इसलिए रहा हूं जो है, समझ गए ना, मैं तो किताब लिखी इसलिए रहा हूं कि हाँ उसी में सब कुछ है जो है। नहीं, अब ये होता है कि बच्चा क्या होता है नॉर्मली ना, क्या होता है कि रीडिंग उतना बढ़िया नहीं लगता जो वीडियो होता है। कई बार तुम देखना जो है, भाई कोई फिल्म की स्टोरी है मान लो जो है, नहीं है, कोई फिल्म की स्टोरी है, वो स्टोरी एक तो लिखी हुई है, न्यूज़पेपर में आ गई, और एक उसकी फिल्म बन गई जो है। नहीं है, एक उसकी फिल्म बन गई, तो आप करते क्या हो जो है, फिल्म देखने ही जाते हो ना, मतलब लिखी हुई स्टोरी भी पढ़ते हो। हाँ हाँ हाँ, भाई एक सीधी सी बात है, मैं किताब में लिखी तो इसलिए रहा हूँ, एक सीधी सी बात है, मैं किताब में लिखी इसलिए रहा हूँ जो है नहीं है, कि वही सब कुछ है जो है। तो ऑब्वियस सी बात है उसका वीडियो वर्जन ही होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है कि उसका वीडियो वर्जन ही होना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो कह ही रहा हूँ कि हाँ वीडियो वर्जन ही होना चाहिए उसका जो है। नहीं है, और तीसरा तो कह वो सबसे ज्यादा मतलब वो था उसका, क्योंकि एक्चुअल में ये वाली चीज वो उससे मैच नहीं खाती ना, ये वाली बात, ये वाली, इसी को वो स्ट्रेंथन करता था वो पॉइंट, कि सर जो है आज के जो आईटी के ट्रेंड है ना, आईटी ट्रेंड को जो है उसके हिसाब से नहीं पढ़ाते जो है ना, मतलब उस टाइप से नहीं पढ़ाते आईटी के ट्रेंड को। अरे यार एक बात बताओ, तुमने अगर थोड़ा सा देखा होगा तो आईटी में मेरी कंटिन्यूस ना हर साल 43 इयर्स 44 इयर्स क्वेश्चन पेपर्स आते हैं। कभी तुम देखना हर साल एक एक बढ़ता जाता है जो है, फिर 44 इयर्स हो जाएगा, फिर 45 इयर्स हो जाएगा। नहीं है, कभी भी तुम देखना, तो मेरे से ज्यादा जो आदमी उस किताब को लिख रहा है बेटा जो है, नहीं है, जो आदमी उस किताब को लिख रहा है वो, उसको ट्रेंड का मालूम नहीं हुआ कि क्या पूछा जा रहा है जो है। एक सीधी सी बात है, जिसको हर साल पेपर देना है बेटा जो है। बस डिफरेंस ये है कि मैं बताता हूँ डिफरेंस क्या है, जहाँ पे बच्चे ना कई बार वो नहीं करते, मैं बताऊँ तुम्हें जो है। ऐसा हुआ कि मैं एक चंडीगढ़ में था, और मैं तो यहाँ पे नाम भी लेना चाहूंगा बेटा जो है, बिल्कुल नाम लूंगा उनका जो है। मेरे को ना स्टमक की प्रॉब्लम होती थी, अभी भी है वो। तो वहां पे एक डॉक्टर नागपुर होते थे बेटा जो है।
तुम विश्वास नहीं करोगे, वो मेरे को ना कम से कम जो है 10 मेडिसिन की लिस्ट लिख देते थे। ठीक है, हो जाता था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सही नहीं होता था। 10 मेडिसिन लिख देते थे, ये लो, ये लो, ये लो। उसके बाद क्या हुआ कि चंडीगढ़ से मैं गया देहरादून। इसको मैंने कई बार जिक्र भी किया है बेटा जो है, वहां पे एक डॉक्टर भट्ट होते थे, दोनों गैस्ट्रो के डॉक्टर थे। वो तुम विश्वास नहीं करोगे, वो एक सिंगल टैबलेट लिखते थे। उन्होंने, जब मैं फर्स्ट टाइम गया तो सिंगल टैबलेट लिखी उन्होंने। और कई बार जैसे उनको अगर मान लो अल्ट्रासाउंड या वगैरह चेक करवाना ना, तो उसके बारे में भी अच्छा, ये 10 टेस्ट भी लिखते थे, मेडिसिन तो लिखते थे, 10 टेस्ट भी करवाते थे बेटा। अच्छा, इनको क्या होता था कि बेचारों को जो है एक अल्ट्रासाउंड करवाने में भी ना 10 बार सोचते थे कि यार अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा, नहीं करवाना पड़ेगा, बहुत होगा, फिर कहेंगे चलो एक अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं इसको, है ना। और मैं परफेक्ट रहा बिल्कुल इनके उसमें जब रहा। अब ये बताओ कि लेकिन कई लोग कहते थे अरे यार वो तो कुछ करवाते नहीं, टेस्ट वगैरह नहीं करवाते, और वो करते नहीं, वो तो एक छोटी सी गोली दे देते हैं जो है ना, वो तो एक छोटी सी गोली दे देते हैं। तो अब ये बताओ कि तुम कौन से वो किस डॉक्टर को ज्यादा वो करोगे बेटा, ये बताओ जो है। समझ गए ना जो है। हाँ, उनका वाक्य में तुम कभी अगर तुम जो है कभी देहरादून में देखना, उनको कई लोग ये भी कहते हैं जो है, यार वो भट्ट जी तो कुछ करते नहीं, टेस्ट वेस्ट करवाते नहीं जो है ना, छोटी सी गोली दे देते हैं जो है। तो एक्चुअल में हमारी मेंटलिटी ऐसी हो गई है जो है, समझ गए ना, हमारी मेंटलिटी ऐसी हो गई है कि जो टू द पॉइंट और वो करेगा ना, कम से कम तुम्हें लोड देगा बेटा जो है, वो करेगा। तो हमें लगता है जैसे कुछ नहीं कर रहा है जो है, नहीं है। तो खैर एनीवे, थोड़ा सा आउट ऑफ द ट्रैक हो गया। तो अब सुनो। तो एक बार दोबारा से मैं कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ मैं, तीसरी इक्वेशन जो बनती है कि किसी भी पॉइंट के अबाउट जो नेट मोमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसका मतलब जितना क्लॉकवाइज मोमेंट होना चाहिए उतना ही क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होना चाहिए। अब मैंने तुमसे कहा कि एनी पॉइंट बोल दिया, तो पॉइंट की चॉइस तुम्हारी हो गई। तो ऑब्वियस सी बात है, हम एक ऐसा पॉइंट लेना चाहेंगे जिसके अबाउट क्या होना चाहिए कि कैलकुलेशन हमारी मिनिमम हो। ठीक। तो मैंने तुमसे कहा कि तुम एक ऐसा पॉइंट ले लो जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस पास हो रहे हैं, सो दैट कि उनके मोमेंट जीरो हो जाए, तो हमें कम मोमेंट निकालने पड़ेंगे, फिर ये कह लो जो है। अब बाकी चीजें तुम्हें एग्जाम्पल से समझ आएंगी तुम्हारे। एक क्वेश्चन ये था ना, तुम्हें याद होगा, ये वाला था, ये स्मूथ है, इसको फ्री बॉडी डायग्राम तो किया था हमने, तुम्हें याद होगा। ये रफ है। और इसमें रॉड का मास तो है मान लो 6 kg। हाँ, हाँ, ठीक है, मास है 6 kg, और इसकी लेंथ मान लो 4 मीटर है, और ये 60 डिग्री पे दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम पे है लेकिन। तो तुम्हें इसका पोस्टमार्टम करना है। अब सुनो, मैं केवल रॉड पे फोर्सेस दिखा रहा हूँ, सारे के सारे सारे फोर्सेस रॉड पे दिखा रहा हूँ। तो ये बताओ, रॉड पे एक तो वेट आ गया, बिल्कुल सेंटर पे लगेगा, 60 आ गई। एक यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आ गई, एक यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आ गई, और एक यहाँ पे फ्रिक्शन आ गया। बताओ ये फोर्सेस याद हैं? बताओ, ये केवल रॉड पे दिखाए मैंने। बताओ, केवल रॉड पे ये फोर्सेस दिखा, नहीं मैंने लिखा तो है इक्विलिब्रियम।
फिर वो मूव करने वाला तो बड़ा वो हो जाएगा, तो रोटेशन में पढ़ेंगे हम। ये बताओ ये क्लियर है कि नहीं, ये बताओ बेटा जो है। ठीक है, अब दो इक्वेशंस बना लेते हैं। पहले वाली ये बताओ, N1 की जो वैल्यू होनी चाहिए वो फ्रिक्शन के इक्वल होनी चाहिए। बताओ क्लियर है? नहीं है? N1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? फ्रिक्शन के इक्वल होनी चाहिए। पहली इक्वेशन तो ये बन गई N1 इक्वल टू फ्रिक्शन। अच्छा, ये वैसे बाय द वे ये वाली इक्वेशन है, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। और ये जो N2 की वैल्यू है ये 60 के इक्वल होनी चाहिए। क्यों बताओ? N2 की वैल्यू 60 के इक्वल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बताओ जो है। तो दूसरी इक्वेशन ये बन गई N2 इक्वल टू 60। और ये बाय द वे कौन सी इक्वेशन है? समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। अब तीसरा वाला देखना, हाँ, जो मेन तो वो था ना। एक बात बताओ मुझे, यहां से दो फोर्स पास होते हुए दिख रहे हैं। हाँ, एक बात बताओ मुझे, यहां से दो फोर्स पास होते हुए दिख रहे हैं। क्यों दो फोर्स पास होते हुए दिख रहे हैं? ये और ये, तो इन दोनों के मोमेंट थोड़े जीरो हो जाएंगे तो मुझे फायदा मिलेगा। क्यों फायदा मिलेगा? तो मैं इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट को जीरो कर देता हूँ, बस हो गया। क्यों नहीं है? बताओ जो है। समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पी इक्वल टू 0। एनडी बता, समझ में आया कि नहीं आया? बता बेटा जो है। पी पॉइंट के अबाउट मैं नेट मोमेंट को जीरो कर देता हूं। क्लियर हो गया? अब सुन, इसका मोमेंट जीरो है वैसे ही, इसका मोमेंट वैसे ही जीरो है। अब ये बता, 60 का तुम्हें ये बताओ पहले, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पहले ये बताओ। मैं थोड़ा और नीट एंड क्लीन फिगर बना देता हूँ, देखो। ये तो 60 था और ये N1 था, ये P था। बाकी दो फोर्स नहीं बना रहा हूं। इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गई R1 कह लो, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस R2 हो गई। अब ये बताओ, 60 का तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बताओ। नहीं, R1 और R2 इक्वल नहीं है, अभी बताता हूँ। पहले बताओ, 60 का तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बताओ जो है। और N1 का तुम्हें क्लॉकवाइज दिख रहा होगा। क्यों ये बताओ, क्लियर है कि नहीं बेटा? अच्छा, वो कह रहे हैं ना R2 इक्वल टू 1, अभी देख रहे हैं बेटा जो है। ये बताओ, N1 का क्लॉकवाइज और 60 का तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा, तो इसका मतलब 60 इंटू R2 इक्वल टू N1 इंटू R1। एनडी बता बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? R1। बता, समझ में आया या नहीं आया बेटा? ये बता जो है। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? देख, वेट इधर लगा हुआ है 60, N1 इधर लगा हुआ है। इस पॉइंट के अबाउट निकाल रहा था मैं, इसलिए मैंने वो दो फोर्स नहीं दिखाए जो यहां से पास हो रहे थे। इसको मैंने R1 कह दिया और इसको मैंने R2 कह दिया। अब ये बता, N1 का जो इसके अबाउट मोमेंट आ रहा है वो बता, क्लॉकवाइज आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले ये बता। ये आ रहा है। और जरा 60 का देखना, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हो गया। तो मैंने कहा था जितना क्लॉकवाइज मूवमेंट होना चाहिए उतना एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होना चाहिए। और मूवमेंट होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्यों?
तो एक बात बताओ, इसका मतलब N1 इंटू R1 वो 60 इंटू R2 होनी चाहिए। बता क्लियर है या नहीं है? बता। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कर रहे हैं बेटा जो है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कर रहा हूं मैं जो है। ठीक, अब सिंपल है, कैलकुलेशन देख ले क्या है। रॉड तुम्हें 4 मीटर की देर की थी, क्यों? और जो वेट रहा होगा वो सेंटर पे एक्ट किया होगा, इसका मतलब 2 मीटर ये रहा होगा, 2 मीटर ये रहा होगा, और ये 60 डिग्री दिया था, तो ये 30 डिग्री आ गया होगा। अब जरा चेक करना, R1 की जो वैल्यू है वो 4 cos 30 डिग्री होगी। देखना जरा, नहीं है? बताओ। R1 की वैल्यू होगी 4 cos 30 डिग्री। और जरा देखना R2 की वैल्यू कितनी आ रही है, जरा चेक करो। R2 ये आ रही होगी 2 cos 60 डिग्री। ये हो गई, बस हो गया जो है, ये रख दोगे तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई, क्यों? ये बन गई थर्ड इक्वेशन। और बाय द वे हमारे अननोन्स कौन कौन से थे? हमारे अननोन्स थे N1, N2 और फ्रिक्शन। समझ में आया या नहीं आया बेटा, ये बताओ। ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक हो गया ना? एक और एग्जांपल देखते हैं, देखो। ये स्ट्रिंग है, हाँ, और ये रॉड है, और इसका मास है 4 kg, और लेंथ है मान लो 6 मीटर। हाँ, ये हिंज है, ऑब्वियस सी बात है। और ये 30 डिग्री दिया हुआ है। तो मुझे सिर्फ रॉड का पोस्टमार्टम करना है। केवल रॉड पे देखना है, फोर्स ध्यान रखना बेटा जो है। अब एक बात बताओ कि रॉड पे एक तो उसका वेट सेंटर पे लगेगा 40 न्यूटन, क्यों? बताओ, कोई डाउट? नहीं होता, रॉड पे 40 न्यूटन सेंटर पे लगेगा। एक टेंशन इधर लगेगी, लेकिन एक काम करते हैं, टेंशन के कंपोनेंट कर लेते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्यों? टेंशन के कंपोनेंट कर लेते हैं। तो जरा देखो, टेंशन का एक तो ऊपर को कंपोनेंट आ गया, और एक इधर को कंपोनेंट आ गया। इधर को आ गया T sin 30 डिग्री, मीन्स T/2। और इधर को आ गया T cos 30 डिग्री, मीन्स √3 T/2। अब रॉड पे एक हिंज फोर्स और आएगा, क्यों? नहीं, रॉड पे हिंज फोर्स और आएगा,
और तुम्हें याद होगा मैंने तुमसे कहा था हिंज फोर्स को दिखाने के दो तरीके होते हैं। एक तो तुम उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ले सकते हो, या फिर उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट ले सकते हो। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, ये बताओ। मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम्हें हिंज फोर्स फाइंड करना है तो उसमें दो अननोन्स होंगे, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन, और या फिर उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो मैं दो अननोन्स ले लेता हूं। एक मान लो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर को आ गया h, और एक वर्टिकल कंपोनेंट इधर को आ गया v मान लो। लेकिन ये रॉड पे दिखा रहा हूँ, जो भी फोर्सेस दिखा रहा हूँ रॉड पे दिखा रहा हूँ, बेटा ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है। अब इक्वेशंस बना लो, बस हो गया। अच्छा, अननोन्स कौन कौन से थे वैसे भाई अपने पास? अननोन्स थे v, h और t। कोई डाउट? हाँ, ये थे। अब एक बात बताओ, ये जो h है ये √3t/2 होना चाहिए ना? नहीं है, h की वैल्यू √3t/2 होनी चाहिए। तो पहली इक्वेशन तो ये बनी, h इक्वल टू √3t/2। और वैसे बाय द वे वाली इक्वेशन है समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। क्यों? ये हो गया। और ये जो t/2 है और ये जो v है, ये दोनों मिलके किसके इक्वल होने चाहिए? 40 के। क्यों? हाँ, तो v प्लस t/2 इक्वल टू 40। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। और ये समेशन एफ वर्टिकल, ये 0 होना चाहिए। तीसरा एक आता है किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट को 0 कर दो। क्यों? तो एक बात बताओ मेरे को, ये वाला जो पॉइंट है हिंज पॉइंट, वो सबसे बढ़िया लग रहा है। क्यों? देखो, यहां से एक तो v पास हो रहा है, एक h पास हो रहा है, और एक्सटेंड करने पर √3t/2 भी पास हो रहा है। बताओ क्लियर है कि नहीं है? एंडी बता बेटा जो है। मुझे ओ पॉइंट सबसे बढ़िया लग रहा है जो है। ओ पॉइंट इसलिए बढ़िया लग रहा है बिकॉज एक तो यहां से v पास हो गया, एक h पास हो गया, एक √3t/2 पास हो गया, तो इनके मोमेंट तो वैसे ही 0 हो जाएंगे ना। ठीक, तो मैं ये लिख रहा हूं समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट o इक्वल टू 0। तो जिनके मोमेंट 0 हो रहे हैं उनको मैं नहीं बना रहा हूं, ध्यान रखना बेटा जो है, जिनके मोमेंट 0 होंगे उनको नहीं बना रहा हूं। तो क्या हो गया देखो, ये 40 है, और ये t/2 है। हाँ, h और v जो है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ हिंज फोर्स है बेटा जो है। हाँ, h और v ना, ये क्या है बेटा जो है, ये दोनों हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ हिंज फोर्स। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ हिंज फोर्स। अब बता क्लियर है? एंडी बता। अच्छा, ये कह रहा है तू, सॉरी 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 सॉरी। अच्छा, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, ये हो गया। ठीक है, अब सुनो, मुझे इसके अबाउट निकालना था। अच्छा, रॉड की लेंथ मुझे कितनी देर की थी? 6 मीटर। इसका मतलब 3 ये रही होगी,
और 3 मीटर ये रही होगी। जरा देखना 40 का जो मूवमेंट आ रहा है वो तेरे को क्लॉकवाइज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये पहले बता। और ये जो t/2 का मूवमेंट आ रहा है वो तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, क्यों? और यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुम्हें साफ साफ दिख ही रही होंगी, क्यों साफ साफ दिख रही होंगी? 40 की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 3 दिख रही होगी, और t/2 की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 6 दिख रही होगी। ये थर्ड इक्वेशन होगी बस, हो गया। बताओ, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, डायरेक्टली है बिल्कुल। 40 की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो तुम्हें 3 दिख रही होगी, और t/2 की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो तुम्हें 6 दिख रही होगी। तो इसका मतलब 40 × 3 इक्वल टू t/2 × 6, इतना आ गया। एंडी, बता बेटा, ये समझ में आया कि नहीं आया? ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बता जो है। ये है। एक और एग्जांपल देखते हैं। उसमें ना कुछ कंसेप्ट भी निकालेंगे हम। अब सिग्नल क्लियर है? अब सिग्नल क्लियर है?
ठीक है बेटा। ये बताओ, ये पिछली वाली प्रॉब्लम हो गई थी, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया था? अच्छा, इसमें भी कुछ आ गया था? पिछली जो प्रॉब्लम की थी, इसकी स्लाइड्स हो गई, पता नहीं क्या हुआ। वही देख रहा हूँ, स्लाइड हो गई सारे। चलो थोड़ी आगे से पहले से कर लेता हूँ। हम्म। ये बताओ कि वाली जो प्रॉब्लम थी, हिंज वाली, वो हो गई थी ना? हिंज वाली प्रॉब्लम तक तो कोई वो नहीं था इश्यू। हिंज वाली तक कोई इश्यू नहीं था ना? अब चलते हैं तीसरी एग्जाम पे। ये लेडर है और इसमें एक बच्चा भी है। आई होप सो, मेरे ख्याल से रहेंगी उसमें। देखते हैं बेटा, मेरे ख्याल से रहनी चाहिए उसमें जो है। तो जो रॉड आपको दे रखी है, वो मान लो 4 kg की दे रखी है, और 6 मीटर इसकी लेंथ दे रखी है। और जो चाइल्ड है, वो 10 kg का दिया हुआ है मान लो। इधर स्मूथ है, लेकिन इधर रफ है। और इधर मान लो ये 30 डिग्री दिया हुआ है। और पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है। तो तुम्हें जो देखना है ना, वो रॉड प्लस चाइल्ड दोनों का कंबाइंड पोस्टमार्टम करना है। पॉइंट समझ में आ रहा है? रॉड और चाइल्ड दोनों को मिला के तुम्हें एक सिस्टम लेना है। इसका मतलब उन दोनों के बीच में अगर कोई फोर्स लगे हुए हैं, तो उसको तुम्हें नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। क्यों? ये बताओ, उन दोनों के बीच में अगर कोई फोर्स लगे हैं, तो उनको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा बेटा जो है? क्योंकि वो इक्वल एंड अपोजिट पेयर बनाएंगे, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्यों? अच्छा, ये और दिया हुआ है कि चाइल्ड तुम्हारा ना यहाँ से 2 मीटर ऊपर है अभी। ये है, ये और दिया हुआ है जो है। तो अब मैं दोनों का कंबाइंड वो बना रहा हूँ फोर्सेस। सुनो, एक तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगी, वही जैसे पिछली बार थी। एक यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगी। एक यहाँ पे फ्रिक्शन आ जाएगा। एक रॉड के सेंटर पे उसका वेट आएगा 40। और एक बच्चे का वेट आएगा जहां पे खड़ा है वो, 100। बताओ, क्लियर है? क्यों? फोर्सेस क्लियर है, मतलब एक ही फोर्स बढ़ा। अगर तुम देखोगे तो केवल एक ही फोर्स बढ़ा, और वो बच्चे का वेट बढ़ा। क्यों? नहीं, ये केवल एक फोर्स बढ़ा, बच्चे का वेट कह लो आप जो है। तो अब ये बताओ, N1
ये फ्रिक्शन के इक्वल, सिग्नल आ रहे हैं, सिग्नल आ रहे हैं बेटा, ये बताओ। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, ये जो N2 की वैल्यू है, ये 40 प्लस 100 140 होगी, क्यों? N2 की वैल्यू कितनी होगी? 140। तो दूसरी इक्वेशन हो गई N2 इक्वल टू 140। बस केवल बच्चे वाला इश्यू बस बड़ा है, बाकी तो बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है, क्यों? और एक मैं कर देता हूं, इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट को जीरो कर देता हूं, क्यों? समेशन ऑफ मोमेंट, क्यों? उससे क्या होगा? अच्छा, तुम्हें कुछ लिखा हुआ दिख रहा है क्या उधर पे? तुम्हें कुछ लिखा हुआ दिख रहा है क्या? अरे यार, तो तुम्हें ये फिगर में भी गड़बड़ दिख रही होगी, क्यों? फिर फिगर में भी गड़बड़ दिख रही है? अरे यार, ये तो पूरा रिकॉर्ड होगी फिर तो लगता है। एनडी को साफ साफ दिख रहा है। चलो एनीवे, यहाँ पे थे एक्चुअल में हम लोग, क्यों? देख, ये N1, ये N2, ये फ्रिक्शन, ये वेट, और यहाँ पे बच्चा था ये 100, क्यों? और ये 60 डिग्री दिया था, ये था। अब बच्चा मैंने मेरे ख्याल से 2 मीटर ऊपर बनाया था, क्यों? बच्चे को मैंने बोला था 2 मीटर ऊपर है, क्यों? इसका मतलब ये तो हो गया 2 मीटर, और 40 बिल्कुल सेंटर पे लगा होगा, तो ये हो गया 3 मीटर। तो इसका मतलब ये 1 मीटर हो गया। बताओ क्लियर है? डिस्टेंस बताओ पहले, क्लियर है कि नहीं है? बताओ डिस्टेंस क्लियर है ना? अब इक्वेशन देखो। हाँ, रॉड की जो लेंथ दे रखी थी वो 6 मीटर दे रखी थी ना बेटा। रॉड तुम्हें 6 मीटर की दे रखी थी, ये था। अब ये बताओ कि जो N1 है, एक तो वो फ्रिक्शन के इक्वल हो गया, N2 वो 40 प्लस 100 के इक्वल हो गया, और एक मैंने बताया था इस P पॉइंट के अबाउट मोमेंट को जीरो कर रहा था, क्यों? समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट P, इसको जीरो कर रहा था। तो इसका मोमेंट वैसे ही जीरो हो जाएगा, छोड़ो इसको, और इसका मोमेंट जीरो आ जाएगा। अब ये बताओ 40 और 100 के एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, बताओ। 40 और 100 के एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होंगे, ये विजुलाइज हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, बताओ। एंडी बता बेटा, जो है पी के अबाउट, पी के अबाउट जरा देखना, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, बताओ जो है। और जो N1 का मोमेंट होगा वो क्लॉकवाइज होगा, क्यों? ठीक, अब वैल्यू रख रहा हूं मैं। 40 इंटू 40 की डिस्टेंस ये वाली होगी ना,
बताओ। R1 कह देता हूँ, चलो बताओ ये क्लियर है कि नहीं, बताओ अभी करते हैं, चलो उसको। ये बताओ 40 × R1 होगा प्लस 100 × इसको, ये वाली डिस्टेंस होगी, इसको R2 कह देता हूं। R2 इक्वल टू N1 इंटू N1 की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो ये होगी, R3। मीका बता बेटा, ये डिस्टेंस समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये बता। परपेंडिकुलर डिस्टेंस समझ में आ रही है ना। अब सिंपल रखते चले जाओ, बस हो गया। जैसे R1 लेना है, मान लो R1 कितना हो गया, देखो ये 3 था, क्यों, ये 3 था और ये 60 डिग्री था, तो ये 3 cos 60 डिग्री होगा। अब मान लो मुझे R2 लिखना है, ठीक है, R2 लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 था, हाँ, तो ये 2 cos 60 हो जाएगा। और अगर मुझे R3 लिखना है तो फिर क्या होगा, देखो, हाँ, ये वाला जो एंगल होगा ये 30 डिग्री होगा, क्यों, ये 30 डिग्री होगा, तो ये हो जाएगा 6 cos 30 डिग्री, ये हो गया। तो ये 3 इक्वेशंस आ गई, ये हो गया। अब इसमें एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बना रहा हूं, उसको ध्यान से देखना। एंडी बता, ये समझ में आया कि नहीं आया, बता बता बेटा जो है। नॉन कंकरेंट फोर्सेस का इक्विलिब्रियम समेशन Fx0 समेशन Fy0 समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब जितना क्लॉकवाइज मोमेंट होगा उतना एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा, और मोमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और एक पॉइंट मैंने बताया कि किसी भी पॉइंट के अबाउट तुम 0 कर सकते हो, तो एक ऐसा पॉइंट सेलेक्ट कर लो जहां से मैक्सिमम फोर्सेस पास हो रहे हो, और उसका यूज ये होगा कि उनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगी, तो उनके मोमेंट 0 हो जाएंगे, तो कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी, बस हो गया ये क्या। अब इस क्वेश्चन में देखो कंसेप्चुअल वो क्या है, कंसेप्चुअल पॉइंट, ये बच्चा ना छत पे पतंग उड़ाने जा रहा था बेटा जो है, तो बच्चा जैसे जैसे ऊपर को मूव करेगा तो डिफरेंट फोर्सेस में क्या इफेक्ट आएगा ये कर रहे हैं हम, ठीक है। एज चाइल्ड मूव्स अप, तो क्या चेंज आएंगे ये हमें करना है। देखो, जैसे जैसे बच्चा इधर को गया, N2 में कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज वो तो 140 रहेगा। बताओ क्लियर है कि नहीं है। एक्चुअली ये वर्ड थोड़ा सही नहीं है, ये लाइन थोड़ा सही नहीं है। नेट फोर्सेस एट एनी पॉइंट इक्वल टू 0, ये लाइन थोड़ा प्रॉपर नहीं है बेटा जो है, समझ गए ना। नेट फोर्सेस एट एनी पॉइंट इक्वल टू 0, ये लाइन थोड़ा प्रॉपर नहीं है तेरी। एंडी समझ में आ रहा है, नेट फोर्सेस एट एनी पॉइंट इक्वल टू 0,
हाँ हाँ हाँ, समझ गए ना, वो लाइन थोड़ा सही नहीं है। तो अब मेरे को एक बात बताओ कि N2 की जो वैल्यू है वो तो हमेशा 140 होगी ना। बताओ N2 में कोई चेंज आएगा, ये बताओ। बच्चा अगर ऊपर जाएगा तो N2 में कोई चेंज आएगा, ये बताओ बेटा जो है। N2 में चेंज नहीं आएगा ना, तो N2 अनचेंज रहेगा। बिकॉज मैंने तुमसे कहा N2 की जो वैल्यू है वो 140 होगी। अब ध्यान से देखना। हाँ हाँ हाँ। अब ये बताओ, बच्चा जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो R2 बढ़ेगा, बताओ क्लियर है कि नहीं है। बच्चा जैसे जैसे ऊपर जाएगा, जरा चेक करके देखना, R2 बढ़ेगा बेटा जो है। R2 बढ़ेगा ना, बच्चा ऊपर जा रहा है तो R2 बढ़ेगा। इसका मतलब जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा ऑफ 100 न्यूटन, ये भी बढ़ेगा। बताओ क्लियर है कि नहीं है। कि अगर मान लो R2 बढ़ेगा तो 100 न्यूटन का जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बताओ जो है। वो ही बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्लॉकवाइज मोमेंट भी बढ़ना चाहिए। देयरफॉर क्लॉकवाइज मोमेंट शुड ऑल्सो इंक्रीज। अब क्लॉकवाइज मोमेंट था कितना, N1 इंटू R3 था। नहीं होता, क्लॉकवाइज मोमेंट किसका था बताओ, N1 का था, तो N1 इंटू R3 था। अब इसमें से ये तो अनचेंज्ड है, ये थोड़ी चेंज हुआ है, क्यों, ये तो अनचेंज्ड है। इसका मतलब N1 बढ़ गया, क्यों। हाँ, देयरफॉर N1 बढ़ गया। और एक चीज और, कि N1 की जो वैल्यू थी वो फ्रिक्शन के इक्वल थी, जरा देखो फिगर में। आप देखो N1 की वैल्यू फ्रिक्शन के इक्वल थी, तो इसका मतलब फ्रिक्शन भी तो बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, बताओ जो है। समझ में आ रहा है, बताओ जो है, फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा ना बेटा जो है। तो देयर फोर फ्रिक्शन विल ऑल्सो इंक्रीज। एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, सुन लो। N2 में कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज N2 की वैल्यू तो 40 प्लस 100 140 होनी है। अब जैसे जैसे बच्चा ऊपर जाएगा तो R2 बढ़ेगा, फिगर में तुम्हें दिख रहा होगा R2 बढ़ेगा। इसका मतलब 100 न्यूटन का एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बढ़ेगा, तो फिर क्लॉकवाइज मोमेंट भी बढ़ना चाहिए। और क्लॉकवाइज मोमेंट केवल N1 का आ रहा था, और वो N1 इंटू R3 था। अब R3 फिक्स है, तो इसका मतलब N1 बढ़ा, और N1 फिर फ्रिक्शन के इक्वल है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन भी बढ़ गया। तो ऐसे तुम चेक करोगे। और तुम्हें इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, देखो, तुम्हें खुद भी ऐसा फील होगा। ये बताओ कि जब बच्चा ना छत की तरफ जाता है, जब बच्चा यहाँ पे पहुंच जाता है, तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता यहाँ पे प्रेशर थोड़ा ज्यादा लगता है कि नहीं लगता है, बता बेटा। नहीं, वो तो मैं मान के चल रहा हूँ कि सफिशियंटली रफ बहुत है, फ्रिक्शन काफी हाई है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। एंडी, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि फ्रिक्शन काफी ज्यादा है। हाँ, तो वो स्लिप नहीं कर रहा, चलो ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है, वो छोड़। ये बता, जब बच्चा बिल्कुल छत के वहां पे पहुंच जाता है तो तुम्हें ऐसा फील नहीं आता कि यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया है, ये बताओ। फील आता है कि नहीं आता, बताओ। फील आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ।
जब बच्चा बिल्कुल छत के नजदीक पहुंच गया तो प्रेशर थोड़ा ज्यादा लगेगा वहां पे, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? और तुम्हें याद है मैंने कभी कहा था कि प्रेशर भी नॉर्मल रिएक्शन की तरह होती है, लाइक नॉर्मल रिएक्शन। ये बताया था या नहीं बताया था बेटा, बताओ जो है। प्रेशर एक नॉर्मल रिएक्शन की तरह होती है, मैंने बताया था तुम्हें जो है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन थी N1, वो बढ़ गई, बस हो गया जो है। और ये तो हमने निकाला ही कि N1 बढ़ जाएगी जो है। गोपी, समझ में आया बेटा? ये बता जो है कि बच्चा जब बिल्कुल छत के नजदीक पहुंच जाता है तो हमें खुद ही फील होता है कि वहां पे यार प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया जो है। नहीं, ये दोनों के बीच में प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया। और मैंने तुम्हें ये बताया था प्रेशर एक तरीके से नॉर्मल रिएक्शन की तरह होता है जो है। नहीं, ये बताओ जो है। तो बस हो गया, इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गई, चलो जो है, ये हो गया। ठीक। तो मेरे ख्याल से इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस भी तुम कर लोगे। एक कंकरेंट फोर्सेस का इक्विलिब्रियम, एक नॉन कंकरेंट फोर्सेस का इक्विलिब्रियम। पहले में दो अननोन, दूसरे में तीन अननोन। लेकिन अभी तक हमने जितने भी पढ़े हैं कोप्लेनर पढ़े हैं सारे के सारे। ये कर, अब चलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। एक्चुअल में ना, इस चैप्टर में हमें तीन सिचुएशंस मिलेंगी। सिचुएशन वन, अगर मान लो कहीं पे इक्विलिब्रियम बोला हो, या परमानेंट रेस्ट बोला हो, या नेट फोर्स जीरो बोला हो, या नेट एक्सेलेरेशन जीरो बोला हो, या वेलोसिटी कांस्टेंट बोली हो। तो ये थोड़ा सा तुम्हें मिलती जुलती सी सिचुएशंस लग रही है या नहीं लग रही है बेटा, ये बताओ जरा, बताना जरा। थोड़ा बहुत लग नहीं रहा कि इसमें कुछ सिमिलरिटी है बेटा, ये बताओ। गोपी बता बेटा जो है, कुछ लग नहीं रहा कि कुछ लॉज ऑफ मोशन के एंगल से जो है कुछ सिमिलर टाइप की चीजें लग रही हैं? इक्विलिब्रियम हो गया, परमानेंट रेस्ट दे रखा हो कहीं पे, या नेट फोर्स जीरो दे रहा हो, या नेट एक्सेलेरेशन जीरो दे रहा हो, या वेलोसिटी कांस्टेंट दे रही हो, दे रखी हो। इनमें से अगर कोई भी तुम्हें लाइन दिखाई देती है, ठीक, तो इसमें तुम किसी भी डायरेक्शन में फोर्सेस को रिजॉल्व कर दो। तो सिचुएशन वन में यू कैन रिजॉल्व द फोर्सेस, you can resolve the forces in any direction। जहां मर्जी आती है वहां कर लो तुम। हर डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो आना चाहिए, बस हो गया। क्यों? ये बताओ, समेशन ऑफ फोर्स इन एनी डायरेक्शन, ये बताओ जीरो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए बेटा, बताओ। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सुन लो। हम रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पढ़ रहे हैं। तो मैंने तुमसे कहा कि हमें तीन सिचुएशंस मिलेंगी। पहली सिचुएशन होगी इक्विलिब्रियम कह लो,
परमानेंट रेस्ट कहीं पे लिखा हो सकता है, कहीं पे नेट फोर्स 0 लिखा हो सकता है, कहीं पे नेट एक्सीलरेशन 0 लिखा हो सकता है या कहीं पे कांस्टेंट वेलोसिटी लिखा हो सकता है। तो ये सब लॉज ऑफ मोशन के एंगल से एक ही सिचुएशन है। तो इसमें तुम किसी भी डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लो, हर डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो सिचुएशन 1 तो ये आ गई। अब चलते हैं सिचुएशन 2। हाँ, रिजॉल्व करने का मतलब ये है कि जैसे ना ये है बेटा जो है, हाँ कंपोनेंट, रिजॉल्व का मतलब कंपोनेंट, बस हो गया कंपोनेंट। हाँ, ये है, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, समझ ही गया मेरे ख्याल से। रिजॉल्व करने का मतलब है कंपोनेंट। ये अब सिचुएशन 2 चलते हैं। इसमें तुम्हें बॉडी एक्सीलरेटेड दिखेगी, बॉडी इज एक्सीलरेटेड। तो इसमें नॉर्मली क्या होता है ना, दो डायरेक्शंस में करते हैं बेटा जी, वही रिजॉल्व का मतलब कंपोनेंट्स निकालते हैं, ध्यान रखना। नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक तो करते हैं अलोंग एक्सीलेशन और एक करते हैं परपेंडिकुलर टू एक्सीलेशन। नॉर्मली कह रहा हूं, नॉर्मली का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा बेटा जो है, समझ गए ना, नॉर्मली का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा जो है, पॉइंट समझ रहा है कि अगर कहीं पे तुम्हें बॉडी एक्सीलरेटेड दे रखी है तो नॉर्मली हम किधर किधर को रिजॉल्व करते हैं, अलोंग एक्सीलेशन और परपेंडिकुलर टू एक्सीलेशन। अब बता सकते हो परपेंडिकुलर टू एक्सीलेशन समेशन ऑफ फोर्सेस कितने होने चाहिए? हाँ बस बस, समेशन ऑफ फोर्सेस 0 आने चाहिए। और अलोंग एक्सीलेशन बताओ, समेशन ऑफ फोर्सेस क्या आने चाहिए? बिल्कुल सही कहा, समेशन ऑफ फोर्सेस होने चाहिए m इंटू ए के इक्वल। एनडी समझ में आ गया बेटा? ये बता जो है कि अगर तुम्हें बॉडी एक्सीलरेटेड दे रखी है तो फिर तुम नॉर्मली किधर किधर को रिजॉल्व करते हो बेटा जो है, एक तो अलोंग एक्सीलेशन और एक परपेंडिकुलर टू एक्सीलेशन। अब परपेंडिकुलर टू एक्सीलेशन तो नेट फोर्स 0 आना चाहिए और अलोंग एक्सीलेशन नेट फोर्स क्या आना चाहिए? एम ए आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक बट भी आएगा। लेकिन इस केस में तुम किसी जनरल डायरेक्शन में भी रिजॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। S2 में यू कैन रिजॉल्व द फोर्सेस इन ए जनरल डायरेक्शन। और एक काम करता हूं, ये जो जनरल डायरेक्शन है इसको मैं एक्स कह देता हूं। हाँ, जनरल मतलब जो मर्जी आ रही है, समझा नहीं? इससे पहले मैंने कहा था हाँ एनी, मतलब जो है एनी डायरेक्शन, जनरल का मतलब एनी डायरेक्शन। समझ में आ रहा है बेटा ये? ठीक। तो अब ये बताओ, समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू मास इनटू कंपोनेंट ऑफ ए, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन। बताओ ये तुम्हें लॉजिकल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बताओ ये इक्वेशन लॉजिकल लग रही है कि नहीं लग रही है? बताओ।
ये तुम्हें लॉजिकल लग रही कि नहीं लग रही बेटा जो है? ठीक, तो इसको मैं थोड़ा ब्रीफ में कुछ ऐसे कह देता हूं, इसका मतलब समेशन एफ एक्स वो हो जाएगा मास इंटू ए एक्स, ये हो गया, बस हो गया, ये कह लो। समझ में आ गया कि अगर बॉडी एक्सीलेटेड है तो नॉर्मली जो हम रिजॉल्व करते हैं, वो अलोंग एक्सीलेशन और परपेंडिकुलर टू एक्सीलेशन करते हैं। परपेंडिकुलर टू एक्सीलेशन नेट फोर्स 0 होता है और अलोंग एक्सीलेशन नेट फोर्स ma होता है। लेकिन इस केस में अगर तुम चाहो तो किसी जनरल डायरेक्शन में भी रिजॉल्व करते हो, कोई सी भी डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हो, और वो मान लो x है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है सारे फोर्सेस का सम जो x डायरेक्शन में होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए होता जो है, मास इनटू एक्सीलेशन का कंपोनेंट उस डायरेक्शन में, समझ ये हो। बाकी चलो फिर सिचुएशन 3 कल के लेक्चर में करेंगे, ठीक है? ओके, बाय एंड थैंक यू।